वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग असाइनमेंट 4 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये भी हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम टॉपिक का ही है। तो फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 ले रहे हैं। इसमें 28 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर। वेवलेंथ दिया हुआ है हमारे पास 300 नैनोमीटर, तो इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 300 इंटू 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा। और अब देखो, ये 300 है तो 3 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, तो इसी को 3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर लिख सकते हैं। फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, मतलब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। काइनेटिक एनर्जी जूल पर मोल में दिया है, तो वेवलेंथ भी से जो एनर्जी निकालेंगे इसे भी जूल पर मोल में ही रखेंगे हम लोग। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दिया है 1.68 10⁵ जूल पर मोल। मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल, इसे ही हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं। किसी के मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, दैट इज वर्क फंक्शन। इसे W0 या फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू hc/λ0 होता है। और अगर इसका ऑप्शन देखोगे तो इसे भी जूल पर मोल में निकालना है, तो hc/λ0 पर मोल में निकालना है तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही हमारा वैल्यू है जिसे हमें कैलकुलेट करना है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला hc/λ माइनस hc/λ0। ठीक है, अब ये पर मोल में निकालना है तो इसे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे भी पर मोल में रखना पड़ेगा, तो ये ऑलरेडी पर मोल में आ जाएगा। ये वाला वैल्यू निकालना है, इसी को हमने W0 बोला है। तो W0 को इधर कर दो, माइनस से इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा W0 H इंटू सी इंटू NA अपॉन लैम्डा माइनस काइनेटिक एनर्जी। अब वैल्यू पुट करते हैं। H की वैल्यू क्वेश्चन में भी दिया है, वैसे हमें याद भी रखना होता है, कभी कभी नहीं देता है क्वेश्चन में। 6.626 10⁻34। सी का वैल्यू दिया है 3 इंटू 10⁸8 और NA एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, ये भी क्वेश्चन में दिया है। अपॉन लेमडा का वैल्यू हमारे पास होता है क्वेश्चन में 3 इंटू 10⁻⁻7 आया था, माइनस काइनेटिक एनर्जी था 1.68 10⁵, 1.68 इंटू 10⁵। देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 6.626 इंटू 6.022 10⁻⁻34 प्लस 8 माइनस 26 प्लस 23 माइनस 3 माइनस 7 ऊपर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा, तो -3 + 7 4 हो गया, माइनस 1.68 इंटू 10⁵। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 39.9 आ रहा है इंटू 10⁴ माइनस 1.68 इंटू 10⁵। तो अब इसे भी अगर हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिखें 3.99 ये लेफ्ट आया, तो 10⁻1 10⁻4 पहले से है तो ये भी 10⁻5। अब हमें 10⁻5 कॉमन लेना भी आसान हो जाएगा, तो 10⁻5 कॉमन ले लो। 3.99 माइनस 1.68 तो 132 2.31 इंटू 10⁻5 जूल पर मोल आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन चेक करो, फर्स्ट में ही है तो फर्स्ट पार्ट हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास। विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा रॉन्ग है ये पूछा गया है। फर्स्ट है द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने पढ़ा है ΔX इंटू ΔP ग्रेटर देन इक्वल टू H/4π। यहीं से एनर्जी के टर्म में भी हमने निकाला था, उसके लिए हमें मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करते हैं। ΔX इंटू ΔP/ΔT टाइम से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू H/4π। तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम फोर्स होता है, तो ΔX इंटू F ΔT ग्रेटर देन इक्वल टू H/4π। तो F ΔX हो जाएगा ΔE इंटू ΔT ग्रेटर देन इक्वल टू H/4π, मतलब ये वाला पार्ट करेक्ट है। बी में है हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स आर ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, एकदम सही है। हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है ड्यू टू मोर एक्सचेंज एनर्जी, मोर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस्ड अरेंजमेंट, तो ये भी सही है। ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है। एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल,
ये होता है लेकिन ऑबो रूल से होता है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, हाइड्रोजेनिक एलिमेंट के लिए अगर ऑर्बिट सेम है तो एनर्जी सेम होगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट में 1s है, इससे ज़्यादा 2s की होगी, लेकिन 2s में जितने ऑर्बिटल है सबकी एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। इसी तरह 3s में जितने ऑर्बिटल होगा सबकी एनर्जी सेम होगी, ये हाइड्रोजेनिक के लिए। तो 2s और 2p की एनर्जी सेम होगी, इक्वल होगी, डिफरेंट नहीं होगी। ये बोला है 2s की कम होगी, तो ये इनकरेक्ट हो गया, तो इसीलिए सी पार्ट आंसर होगा। डी में है डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम भी, ये भी सही है, तो सी इनकरेक्ट था, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 30, इसका सी पार्ट करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 में है 0.66 किलोग्राम बॉल, मास दे दिया है, मास दे दिया है, मूविंग विथ स्पीड, वेलोसिटी दे दिया है 100 मीटर पर सेकेंड, एसोसिएटेड वेवलेंथ, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऊपर भी देखा था फॉर्मूला, लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम इंटू वी होता है। तो एच की वैल्यू होती है, क्वेश्चन में हमें दे दिया है 6.6 इंटू 10 का पावर -34 यूज करना है, अपॉन मास दे दिया है 0.66 इंटू वेलोसिटी दे दिया है 100। अब इसे डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10, ये वाला डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 100 हो गया, तो 66 कैंसिल, 100 कैंसिल, ये 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻⁵ मीटर आ जाएगा, क्योंकि सारा ऐसा यूनिट में था। तो डी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास। द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजिशन इफ एसोसिएटेड विथ एन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल्टा पी की वैल्यू दिया है 10 का पावर -18 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब सीजीएस यूनिट में इसकी वैल्यू हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछा क्या गया, द अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, मास दे दिया है इसकी। ठीक है, तो डेल्टा पी मोमेंटम है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, और चेंज है तो एम डेल्टा वी लिखेंगे। ठीक है, तो डेल्टा वी की वैल्यू पूछा गया है, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन एम, डेल्टा पी है 10 का पावर -18 और एम मास की वैल्यू दिया है 9 इंटू 10 का पावर -28, 9 इंटू 10 का पावर -28। तो अब देखो इसे सॉल्व करो। अब ये देखो राउंड फिगर में दिया है, मतलब 9 को ऑलमोस्ट 10 मान लो, 10 का पावर -18 डिवाइडेड बाय, इसको अगर 10 मान लें तो 10 का पावर -27, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -18 + 27 10 का पावर 9। ये ऑप्शन देख के क्या, क्योंकि हर जगह 1 था, 1/9 जो है 0.1 के अप्रॉक्स आता, वहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे। अगर इस तरह से आप नहीं करना चाहे तो वैसे भी कर सकते थे, 1/9 हो जाता, 0.11 समथिंग आता, इंटू ये ऊपर जाता तो 10 का पावर 10। अब इसे साइंटिफिक नोटेशन में करूँ तो 1.1 इंटू 10 का पावर, ये राइट शिफ्ट किया तो -1, 10 - 1 9 हो जाएगा, तो 1 के फॉर्म में दिया तो भी ए पार्ट करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 में है इफ़ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स एंड मोमेंटम डेल्टा पी इक्वल है, देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी डेल्टा वी की वैल्यू पूछा गया है। देखो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4π। अब डेल्टा एक्स और डेल्टा पी इक्वल है तो डेल्टा एक्स के जगह पे भी डेल्टा पी लिख देते हैं, तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू को आप इक्वल टू कर दो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, एच अपॉन 4π। डेल्टा पी का वैल्यू होता है एम डेल्टा वी, डेल्टा पी हो जाएगा एम डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4π। तो ये हो गया डेल्टा वी का स्क्वायर, ये एम स्क्वायर इक्वल टू एच अपॉन 4π। तो डेल्टा वी का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से एच अपॉन 4π एम स्क्वायर। ठीक है, अब हमें डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा वी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, एच अपॉन 4π एम स्क्वायर, तो 1/4 का रूट 2 एम स्क्वायर का एम एच अपॉन पाई, तो 1/2m एच अपॉन पाई, 1/2m एच अपॉन पाई ए पार्ट में है, तो ए पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
33 नंबर क्वेश्चन में है गिवन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास दिया है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दिया है, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गया 0.1 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 का पावर -10 हो जाएगा, तो 10⁻⁻11 मीटर हो गया। एच और एम की वैल्यू दिया है और हमें क्या पूछा था, मेजरमेंट इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी की वैल्यू पूछा गया है, डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी। तो हमने अभी फॉर्मूला देखा था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, डेल्टा पी को लिख देते हैं एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। तो हमें डेल्टा वी निकालना है, तो ग्रेटर देन को हमें बोला था न्यूमेरिकल के लिए इक्वल ले लो, तो h/4 पाई एम डेल्टा एक्स यही होगा। अब h की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 6.626 10 का पावर -34 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू एम की वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया था 9.11 इंटू 10 का पावर -31 इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स की वैल्यू हो गया 10⁻⁻11। अब इसे सॉल्व करते हैं, पाई का भी वैल्यू पुट कर देना, देखो 6.626 पावर वाले को अलग कर लो, 4 पाई की वैल्यू 3.14 ले लेते हैं, 9.11 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा -34, ये -31 ऊपर जाएगा तो प्लस -31 और -11 तो -42 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो +42 -34 +42 8 होगा, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये वाला डिवाइड हो गया आ रहा है हमारे पास 0.0579 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर इधर शिफ्ट करें तो 5.79 इंटू 10 का पावर राइट किया तो 2 कम हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो देखो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, डी पार्ट में है, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब हमारे पास 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन में द पोजीशन ऑफ बोथ एन इलेक्ट्रॉन एंड ए हीलियम एटम इज नॉन विद इन 1 नैनोमीटर, ठीक है। पोजीशन मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू की बात कर रहा है। फर्दर द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन विद इन इतना kg मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट में दिया है। मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द मोमेंटम ऑफ हीलियम एटम का पूछा गया है। अब देखो जो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है इसमें हमने पढ़ा है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, मतलब डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट होगा, h/4 पाई कांस्टेंट होता है। अब क्वेश्चन में बोला गया है इलेक्ट्रॉन और हीलियम दोनों के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू सेम है, और ये किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए डेल्टा पी दे दिया है, तो हीलियम के लिए क्या होगा। अगर डेल्टा एक्स दोनों के लिए सेम है, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, इसका मतलब डेल्टा पी भी दोनों के लिए सेम होगा। अगर ये सेम है दोनों के लिए तो ये भी सेम होगा, मतलब डेल्टा पी का वैल्यू हीलियम के लिए 5 इंटू 10 का पावर -26 kg मीटर पर सेकेंड ही होगा। तो ये हमारा डी पार्ट में है, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल हैविंग ए डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ 10 का पावर -17 मीटर एज, मोमेंटम पूछा है, m इंटू वी होता है मोमेंटम, तो लेमडा इक्वल्स टू h/m इंटू वी, m इंटू वी को ही मोमेंटम लिखते हैं, h/p लिख सकते हैं। तो इस लेमडा की वैल्यू आ गया हमारे पास h/p, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा h/लेमडा। अब यहाँ पे h की वैल्यू ये यूज करना है, 6.626 ने 5 यूज करना है, 10 का पावर -34 अपॉन लेमडा क्वेश्चन में दिया है, ऐसा यूनिट में ही 10 का पावर -17, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 6.625 10 का पावर -34 प्लस 17 -17 बच जाएगा, यूनिट हो जाएगा मोमेंटम का kg मीटर पर सेकेंड। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, डी पार्ट है, इसका भी डी पार्ट करेक्ट, सॉरी डी नहीं है, 6.625 है ना, सी पार्ट है, सी पार्ट करेक्ट होगा, 6.625 10 का पावर -17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला गया है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास दिया है इलेक्ट्रॉन का,
मूविंग विथ ए वेलोसिटी दिया है 3 × 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये ग्राम में दिया CGS यूनिट में। एक्यूरेट अप टू 0.001% विल बी h/4π जो है अनसर्टेनिटी एक्सप्रेशन वेयर h की वैल्यू भी दिया है अर्ग सेकेंड। सारा CGS यूनिट में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन में मास दे दिया, लिख ही लेते हैं 9.1 10⁻⁻28 ग्राम। वेलोसिटी दिया है 3 × 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से डेल्टा भी निकाल लेंगे। 3 × 10⁴ का कितना परसेंट एक्यूरेट है 0.001, तो 0.001/100। तो ये कितना आ गया सॉल्व हो गया हमारे पास 3 × 10⁴, ये हो गया 10⁻⁻3, नीचे 10 आ गया 2, तो ये 2 ऊपर जाएगा माइनस होगा -5 10⁴ -10⁻⁻5 पे मल्टीप्लाई करके, तो 10⁻⁻1 3 × 10⁻⁻1 0.3 आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड में। डेल्टा भी निकल गया, h की भी वैल्यू दिया है। तो अब हमने पढ़ा है डेल्टा x इंटू डेल्टा v के टर्म में है ना, तो m इंटू डेल्टा v कर देते हैं। डेल्टा p को हम लोग m डेल्टा v लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हमने बोला था इक्वल करके सॉल्व कर लेंगे। डेल्टा x की वैल्यू यहाँ से h/4π नीचे आ जाएगा m डेल्टा v, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। वैल्यू पुट करो, h की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 6.626 10⁻⁻27 अर्ग में। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 ले लो, 3.14 ही ले लेते हैं, इंटू m मास दिया है क्वेश्चन में 9.1 × 10⁻⁻28। ठीक है, इंटू 0.3। अब ये सारा वैल्यू पुट करना है हमें। ठीक है, तो कितना आ रहा है देखो 6.626 डिवाइडेड बाय 4 3.14 9.1 0.3 इंटू 10⁻⁻27, ये ऊपर जाएगा तो 28, तो 10⁻⁻27 प्लस 28 10⁻1 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये सॉल्व हो गया आ गया हमारे पास 1.93 CGS यूनिट में है तो सेंटीमीटर, तो 1.93 सेंटीमीटर ए पार्ट में है, तो ए पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 में क्या है हमारे पास, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E मास m, चार्ज E है और मास m है, मूव्स विथ ए वेलोसिटी v अबाउट द न्यूक्लियर चार्ज Ze, मतलब न्यूक्लियस पे Ze चार्ज है, Z प्रोटॉन है, इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पूछा गया है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है KQ1Q2/R, KQ1Q2/R यही होता है। ठीक है, तो K तो कांस्टेंट है, Q1 न्यूक्लियस का चार्ज, Z × E पॉजिटिव आएगा, Q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E/R, तो K कांस्टेंट, ZE² निगेटिव में आ जाएगा अपॉन R, तो -ZE² ऑप्शन है, तो हमारा बी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब इसमें कौन बोर एटॉमिक मॉडल को का पार्ट नहीं है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट्स आर क्वांटाइज्ड, ये बोर एटॉमिक मॉडल में बोला गया है। इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट नियरेस्ट द न्यूक्लियस हैज़ लोएस्ट एनर्जी, ये भी बताया गया, क्योंकि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे एनर्जी डिक्रीज करती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, ये भी सही है। ऑब्बर रूल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं वैसे बाद में, पहले में 2 फिर 8 इस तरह से फिल होता है, डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली, ये बोर एटॉमिक मॉडल में नहीं बोला गया है, ये बोला गया है हमें हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, तो डी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का क्वेश्चन है 39 से, इसमें मैच करना है लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, इसमें क्वांटम नंबर है, इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो फर्स्ट है एम एल है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल पता चलता है, मतलब जो ऑर्बिटल है वो एक्सिस पे है, वाई पे है, जेड एक्सिस पे है, किस डायरेक्शन में वो पता चलता है ओरिएंटेशन, तो ए का थर्ड हो गया। ठीक है,
BMS मतलब स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन का स्पिन पता चलता है, स्पिन वाला फोर्थ पार्ट में है, तो B का 4 हो गया, A का 3, B का 4, एक इनकरेक्ट है, D इनकरेक्ट है, B एंड C है। अब C का देखो L जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर से शेप पता चलता है, जैसे S का शेप स्फेरिकल, B का शेप S का शेप स्फेरिकल, P का शेप डम्बेल, D डबल डम्बेल, शेप पता चलता है, तो यहीं से B पार्ट करेक्ट हो गया इसका। N जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसे साइज ऑफ ऑर्बिटल पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ तो ये पता चल गया हमारे पास 39 का B पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ के हमें आंसर बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन साई डिपेंड्स अपॉन कोऑर्डिनेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम। ये ट्रू है, जो साई की वैल्यू है वो कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। साई जो है वेव फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है, इसकी वैल्यू डिपेंड्स करेगा जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन एनी एटम। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। वैसे ये पार्ट भी नहीं दिया है, तो फर्स्ट ट्रू है। सेकंड देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिटल वेव फंक्शन। ये गलत है, प्रोबेबिलिटी जो है साई स्क्वायर पे डिपेंड करता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन साई पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है साई स्क्वायर पे, मतलब ऑर्बिटल वेव फंक्शन के स्क्वायर पे। तो ये इनकरेक्ट हो गया, 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। सी पार्ट है तो सी पार्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन है, इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट सेट पूछा गया है, तो क्वांटम नंबर देखो 41 में हम लोग बताते हैं। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। जो L है इसकी वैल्यू n पे डिपेंड करेगा, 0 से लेके n-1 तक होगा। जो m है इसकी वैल्यू L पे डिपेंड करेगा, -L से लेके +L तक होगा। और जो S है इसकी वैल्यू आइदर +½ या -½ होगा, ठीक है। तो अब इसके थ्रू हम लोग देखो n की वैल्यू 4 हो सकती है, n 4 है तो L की वैल्यू 0, 1, 2, 3, n की वैल्यू 4 है तो L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 में से कोई भी हो सकता है। L की वैल्यू 2 हो सकता है। L अब 2 है तो m की वैल्यू -2 से +2 में कोई भी हो सकता है, करेक्ट है। S -½ +½ में कुछ भी हो सकता है, ये करेक्ट हो गया। n की वैल्यू 5 है तो L की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 में 3 आ रहा है, हो सकता है। L 3 है तो m की वैल्यू -3 से लेके +3 तक हो सकता है। S की वैल्यू +½ हो सकता है, ये भी करेक्ट है। n 4 है तो L 3 हो सकता है, m -3 से +3 हो सकता है, S -½ हो सकता है। अब ये तीनों करेक्ट हो गया तो D ही होगा इनकरेक्ट। n 5 है तो L की वैल्यू 2 हो सकता है। L 2 है तो m की वैल्यू -2, -1, +1। L 2 है तो m की वैल्यू -2 से +2 सारे हो सकते हैं, तो ये भी सही होना चाहिए, S भी +8, तो चारों सही हो जाएगा। तो अब हम लोग m की वैल्यू में देखेंगे, तो m की वैल्यू जो है -L से +L सारे होते हैं, -L से +L इंक्लूडिंग 0, सारे में 0 इंक्लूड है, D में नहीं है, इसीलिए D पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 में क्या बोला जा रहा है, द रिलेशन बिटवीन NM। अब NM क्या है, नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है NM, ठीक है। फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, देखो m की वैल्यू होती है -L2 + L इंक्लूडिंग 0, तो -L से +L मतलब जो m है जिसे NM बोला गया है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू 2L + 1 होगी। तो यहाँ से L की वैल्यू निकालना है, तो 2L = NM-1, तो L = NM-1/2 हो जाएगा। तो ये हमारा ए पार्ट है, तो ए पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से मैचिंग करना है। देखो n की वैल्यू तो ठीक है, L की वैल्यू अगर 0 होती है तो इसे S सबसेल बोलते हैं, 1 को P बोलते हैं, 2 को D बोलते हैं, 3 को F बोलते हैं। N2 है L1 है तो P मतलब सेकेंड का P किस में है, थर्ड में, A का थर्ड हो गया, ठीक है। A का थर्ड देखो इस दोनों में कट हो गया, अब A एंड B बचा।
टू किसको बोलते हैं, डी को। तो 3 का डी देखो किस में है, 3 का डी 4 में है, ठीक है। 0 को क्या बोलते हैं, एस, तो 3s देखो किस में है, 3s 2 में है, तो सी का 2 ए पार्ट करेक्ट हो गया। 2 का एस हो जाएगा ये डी में 1 ए पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 43 का ए पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं हम लोग। 44 में क्या बोला गया है, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इससे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। फर्स्ट है, ऑल द 5 4D ऑर्बिटल्स हैव शेप सिमिलर टू द रेस्पेक्टिव 3D ऑर्बिटल्स। हाँ, इसमें n की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, DXY, DYZ, DXZ, DZ स्क्वायर और DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सबका शेप डबल डम्बल होता है, बस DZ स्क्वायर का शेप थोड़ा डिफरेंट होता है। इन एन एटम ऑल दी 5 3D ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी एंड फ्री स्टेट। हाँ, अगर बच्चे उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी, जिसे हम लोग बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये भी सही है। द शेप ऑफ DXY, DYZ, DXZ ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। ये इनकरेक्ट है। ये दोनों जो है DZ स्क्वायर और DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं और ये तीनों जो है प्लेनर ऑर्बिटल होते हैं। तो ये इनकरेक्ट है, इसीलिए सी पार्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 4D, 5P, 5F, 6P ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। तो एनर्जी के लिए हम लोग N+L रूल यूज करते हैं। N+L रूल क्या होता है, अगर N+L की वैल्यू ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा होगी, और अगर N+L की वैल्यू सेम हो जाए तो जिसकी N ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो हमारे पास 4D है, तो देखो N और L लिखते हैं, तो 4N हो गया। D के लिए L हमने क्या बताया, L की वैल्यू अगर 0 होता है तो S, 1 होता है तो P, 2 होता है तो D, 3 होता है तो F, D है तो L की वैल्यू 2, तो N+L क्या हो गया, 4 + 2 6। 4D के बाद 5P है, N की वैल्यू 5, P के लिए L 1 होता है तो ये भी 6 हो गया। 5F है, N की वैल्यू 5, F के लिए L 3, 8 हो गया। उसके बाद 6P है, 6 N की वैल्यू, P के लिए L 1, 7 हो गया। तो सबसे ज़्यादा हो गया 8, सबसे ज़्यादा 5F, सबसे ज़्यादा 5F देखो किस में है, इसमें है A और D में, B और C कट गया। 5F के बाद 7, 6P, 5F के बाद 6P किस में है, दोनों में है। अब ये दोनों की N+L की वैल्यू सेम है, तो किसका N ज़्यादा है, N 5P का ज़्यादा है, तो 5P का एनर्जी 4D से ज़्यादा होगा, तो 45 का ए पार्ट करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 46 है। 46 है, ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड एंड 3 टोटल नोड इज। अब ये नोड का क्वेश्चन है हमारे पास। देखो बच्चे, नोड वो होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, और टोटल नोड्स का फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला देख लो फिर आंसर आ जाएगा इसका। टोटल नोड्स होता है n-1, और जो एंगुलर नोड है, एंगुलर नोड्स इसकी वैल्यू होती है L, और जो रेडियल नोड है, रेडियल नोड्स की वैल्यू होती है n-L-1। यहाँ पे वैसे रेडियल नोड नहीं पूछा है। तो 3 एंगुलर नोड है, मतलब L की वैल्यू 3 टोटल नोड्स है, टोटल नोड्स होता है n-1, इसकी वैल्यू 3, तो n की वैल्यू 4, तो n 4 है, और L 3 को किसको बोलते हैं, F, 4F, D पार्ट इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है। विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ S ऑर्बिटल। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला OAM लिख देता हूँ, ये होता है √L × L+1 H/2π, और याद रखना H/2π को हम लोग H× भी लिखते हैं, ठीक है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम S ऑर्बिटल के लिए, तो S के लिए L की वैल्यू 0, L की वैल्यू 0 है तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आता है, तो फर्स्ट करेक्ट है। सेकेंड है, हमें पूछा क्या गया, इनकरेक्ट है, तो ये आंसर नहीं होगा। एन ऑर्बिटल इज डेजिग्नेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर वाइल एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज डेजिग्नेटेड बाय 4 क्वांटम नंबर। सही है। NLM से ऑर्बिटल पता चलता है, NLM और S से पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पता चलता है।
47 का बी पार्ट भी करेक्ट है। सी है द वैल्यू ऑफ m फॉर डी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखो डी जेड स्क्वायर के लिए m की वैल्यू 0। देखो अभी हमने बताया था अगर l 0 होता है तो s, 1 होता है तो p, 2 होता है तो d। अब l की वैल्यू अगर 2 हो, d के लिए l की वैल्यू 2 होगा तो m की वैल्यू -2, -1, 0, +1, +2 मतलब 0 पॉसिबल है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना है। नाइट्रोजन देखो 7 होता है, 1s2, 2s2, 2p3। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, पहला क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। 2s में भी 2 जाएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे पैरेलल स्पिन में, लेकिन यहाँ पे 2 पैरेलल है, एक एंटी पैरेलल कर दिया, इसीलिए ये इनकरेक्ट होगा और हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग सेम ऑर्बिटल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। अब ऑर्बिटल अगर सेम है तो इसमें n, l और m इसकी वैल्यू सेम होगी, तो डिस्टिंग्विश क्या डिफरेंट होगी, s डिफरेंट होगी, स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट होगी। जैसे एक क्लॉकवाइज है +½ एंटी क्लॉकवाइज का -½ तो s की वैल्यू इसमें डिफरेंट होगी, तो स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट, डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 में क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ d ऑर्बिटल्स विल हैव सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। तो एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसका होता है, जो एक्सियल ऑर्बिटल होगा, और एक्सियल ऑर्बिटल 2 होते हैं, एक डी जेड स्क्वायर, एक डी एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर। तो ये वाला ऑप्शन देखो कौन सा है, ए पार्ट में है, तो ए पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास। विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी द लिस्टेड ऑर्बिटल्स इन द एटम ऑफ टाइटेनियम। जैसे हमने ऊपर देखा था n+l रूल से, n+l रूल हमने बताया था ऊपर, अगर n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर n+l की वैल्यू इक्वल हो जाता है तो जिसकी n ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। तो 3s है, 4s है, 3p है, 3d है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसे हमें अरेंज करना है। ठीक है, तो इसमें देखो n है, l है, n+l, n की वैल्यू 3, s के लिए l 0 तो n+l 3 हो गया, 4 0 4 हो गया, 3 1 4 हो गया, 3 2 5 हो गया। तो सबसे ज़्यादा 3d का, सबसे ज़्यादा 3d का a b d तीनों में है, c पार्ट इनकरेक्ट हो गया। 5 के पहले 4s और 3d, 4s और 3d में n की वैल्यू 4s की ज़्यादा है तो 3d से कम 4s की, 3d से कम 4s की d पार्ट में है, तो यही एक ही ऑप्शन है, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। मतलब सबसे कम 3s की होगी, उसके बाद 3p होगी, देन 4s होगी, सबसे ज़्यादा 3d की एनर्जी होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछा गया है, इसमें कितने होगी। n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 है, m l 0 है। तो अब देखो n3 में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, l1 में भी p में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन m की वैल्यू 0 है। ठीक है ना, तो ये एक ऑर्बिटल्स हो गया। तो हमें पूछा गया है ऑर्बिटल्स ही पूछा गया, तो ये एक ही ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन पूछता तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते थे। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस बार इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, दैट कैन एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। अब देखो m में इसकी भी वैल्यू, m की वैल्यू -1 है, तो एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो इसीलिए 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन है। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का अभी हमने फॉर्मूला ऊपर बताया था, √L × L+1 h/2π। अब p है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो l की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो √1 × 1+1 h/2π, तो 1 + 1 2 × 1, तो √2 × h/2π। तो ये √2 को इससे कैंसिल कर दो, √2 हो जाएगा, तो h/√2 × π।
तो h/√2 इंटू पाई देखो ए पार्ट में है तो ए पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन है, द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम। रुबिडियम का भी एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 37, तो रुबिडियम का 37 है। तो इनर्ट गैस, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पूछा गया है तो इनर्ट गैस का हेल्प ले लेते हैं। क्रिप्टन 36 एटॉमिक नंबर होता है, इसके बाद एक 5s1 मतलब s ब्लॉक एलिमेंट है ग्रुप 1 का। तो यहाँ पे सेट पूछा गया, n की वैल्यू तो 5 आ गई, s है तो l की वैल्यू 0, l 0 है तो m की वैल्यू -0 से +0 0 ही होगा। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो +½ तो 500 +½ देखो किस में है 500 +½ सी पार्ट में है तो सी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है हमारे पास, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल विथ n की वैल्यू, सॉरी n नहीं दिया है, l की वैल्यू दिया है, l की वैल्यू हाँ n भी दिया है, L3 N4, L3 है N4 है, N4 है L3 है। तो L3 के लिए F होता है, अभी बताया था, S होता है 0 के लिए, 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F, और F सबसेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, क्योंकि सबसेल बोला है। अगर ऑर्बिटल बोलता है एक ऑर्बिटल में 2, S सबसेल में मैक्सिमम 2, P सबसेल में 6, D में 10, F में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका ए पार्ट करेक्ट होगा। ठीक है।